वेलकम बैक। जैसा मैंने कमिट किया था आपसे कि मैं ब्लॉक केमिस्ट्री पे वीडियो लेक्चर्स फॉर्म कर रहा हूँ, तो उसी की सीरीज़ का सबसे पहला है, क्योंकि देखो रैंडम नहीं कर सकते हैं। कोई चीज़ कर रहे हैं तो अच्छे से और ऑर्गेनाइज करना है। तो एस ब्लॉक सबसे पहला चैप्टर है। वैसे होना तो चाहिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, लेकिन अभी आप लोग को बहुत जल्दी है, इसीलिए मैं एस ब्लॉक से शुरू कर रहा हूँ। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ डाउन द लाइन रहेगा। एस ब्लॉक के बाद मैं पी ब्लॉक पे एंटर करूँगा। यही मेरी पूरी प्लानिंग है। तो ये एस ब्लॉक केमिस्ट्री, और ये मैंने पहले भी बता दिया है कि इसके मैं लिंक्स शेयर कर दूंगा। जो जो सब्सक्राइबर है, जो कम्युनिटी पे मुझे वॉच कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक रहेगा जिसके थ्रू आप इसको वॉच करोगे। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का है बेसिकली। इसमें क्या है, कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, थोड़ा बिजी शेड्यूल था, इसीलिए नहीं कर पाया था, तो आज मैं मॉर्निंग में से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टोरी देख लो पहले क्या है। ये फर्स्ट पेज है, 3 पेज में है सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, और ये थर्ड पेज। अब आप चाहोगे कि इसका स्क्रीनशॉट ले ले तो बहुत छोटा आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ब्लैक कलर भी है। आप लोग कॉपी लेके बैठो, मेहनत कर लो। देखो मैंने भी तो मेहनत किया ना, इसे मैंने भी बेसिकली लिखा है, ब्लैक शेड में वाइट से लिखा है। और मैं जितनी बार लिखता हूँ उतना ही मेरी प्रैक्टिस होती है, उतना ही मुझे अच्छे से याद हो जाता है। तो ये तुम्हारे साथ भी है। नो बडी कैन हैव अ कमांड ओवरनाइट, नहीं तो पूरे साल पढ़ने के लिए क्यों रिकमेंड किया जाएगा। तो आप एक बार बस मेहनत करो मेरे रिकमेंडेशन पे। आप वन बाय वन इसको लिखो और एक पेज पे ऑर्गेनाइज करके पेस्ट कर दो अपने स्टडी टेबल पे। 2 बार मेंस के एग्ज़ाम के पहले आप करोगे, आपका इससे तो कम से कम एक क्वेश्चन तो पक्का ही आना है। ठीक है, पी ब्लॉक से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, जो हिस्ट्री रहा है, ट्रैक रहा है, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पी ब्लॉक से। ठीक है ना। एस ब्लॉक से 1 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। डी एंड एफ ब्लॉक से 1 1 क्वेश्चन, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से 1 क्वेश्चन। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, बहुत बार डी एंड एफ ब्लॉक से 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, कोऑर्डिनेशन से भी 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, इस तरह से कलेक्टिवली होते हैं। तो एकदम पक्का हो जाएगा आपका। ठीक है, फिक्स आना ही आना है इससे स्कोर। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो देखो भाई, एस ब्लॉक एलिमेंट 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एल आई एन ए के आर बी सी एस एफ आर, बी एम जी सी ए एस आर बी ए आर ए। ये पीरियड होता है और ये ग्रुप होता है। पीरियड का मतलब है कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में होगा। इन दोनों का, सेकंड पीरियड के दोनों है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड में होगा, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड में होगा, एंड सो ऑन। ग्रुप का मतलब है इसके लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन 1s1 एस ऑर्बिट में ही एकोमोडेट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। इसका लास्ट ऑर्बिट 1 और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप नंबर का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये हो जाएगा 1s2। ऐसे एस आर का पूछा जाए तो आपको सर ग्रुप इसका 2 है तो इसका मतलब इसका आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और पीरियड 4 है तो फोर्थ पीरियड में होगा, तो फोर्थ पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने का तरीका होगा 4s2। लास्ट के 2 एलिमेंट हैं फ्रांसियम एंड रेडियम, ये रेडियो एक्टिव होता है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो एल आई और एम जी, इसमें डायगोनल रिलेशनशिप होता है। और यही नहीं, इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें भी डायगोनल रिलेशनशिप, ओ सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, यहाँ से बी से, बी का भी डायगोनल रिलेशनशिप अगले वाले एलिमेंट एल्यूमिनियम के साथ होता है। तो बहुत सारी बी की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के साथ मिक्स होती है, जो कि मैं यहाँ पे भी कहीं कहीं बता दूंगा। ठीक है, जो बी शो करेगा वही एल्यूमिनियम। तो इनका डायगोनल रिलेशनशिप होता है, इसलिए सेम प्रॉपर्टीज, यही मैंने लिख दिया, और ये तो मैंने बता ही दिया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4, इसका 5 लाइक दिस। ठीक है, और इसका भी वही NS2 कन्फिग्रेशन होगा, और आउटर मोस्ट यानी उसका पीरियड नंबर यहाँ पे लगा देना है। तो इतना ही था इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ हेडिंग फॉर द सेकेंड पेज, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज अब शुरू होता है। तो 2 2 के सेट में मैं कवर कर रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो सबसे पहले रेडियस। ठीक है, तो रेडियस एकदम कुछ नहीं, ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है, जो होता है पूरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में ये बताया जाता है कि भाई ऊपर से नीचे जाओगे तो ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा। ठीक है, ऊपर जैसे लिथियम है सबसे ऊपर है तो फर्स्ट ऑर्बिट इसका लास्ट ऑर्बिट है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट फर्स्ट है, इसका सेकंड है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसका थर्ड है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो पीरियड नंबर होता है। तो इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, वो मैंने लिख दिया। ऑन मूविंग डाउन ऑर्बिट इंक्रीजेस, इसीलिए रेडियस इंक्रीजेस, तो कोई डिस्कशन नहीं। अब जितना बड़ा साइज़ होता है, मान लो एक का न्यूक्लियस यहाँ पे और आउटर मोस्ट ऑर्बिट यहाँ पे पास में है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। दूसरा केस है इलेक्ट्रॉन दूर में है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट फोर्थ या फिफ्थ है तो काफ़ी दूर है। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान होगा? ऑब्वियसली यहाँ से डिफिकल्ट होगा, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली इसको अट्रैक्ट करेगा पास होने के कारण, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाएगी। और यहाँ से निकालना आसान होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस डिस्टेंस के कारण काफ़ी कम होगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी। तो इसलिए जितना बड़ा साइज़, जैसे इसका साइज़ सबसे बड़ा है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी देखो सबसे कम हो जाएगी। तो इसलिए कोई एक्सेप्शन नहीं, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, और वो मैंने लिख दिया है। रेडियस अगर ज़्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम,
और मेटालिक कैरेक्टर भी ज़्यादा, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं ना, बचपन से आप देखो मेटल की पहचान Na+ के फॉर्म में होती है। क्यों? क्योंकि इनकी आयनेशन एनर्जी क्या, में आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, यही रीज़न है कि ऊपर से नीचे जाने पे आयनेशन एनर्जी कम हो रही है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो इसीलिए सबसे अच्छा मेटल ये हो जाएगा। ठीक है, और आयनेशन एनर्जी इसकी सबसे कम। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ कवर हो गए। उसके बाद अगले 2 प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, पहला है मेटालिक कैरेक्टर, वो तो मैंने अभी बता ही दिया, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। सीजियम सबसे अच्छा मेटल होगा क्योंकि इसकी आयनेशन एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, ये M.C का मतलब मेटालिक कैरेक्टर है। B से BA तक जाएंगे तो अगेन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, तो लो आयनेशन एनर्जी, हाई मेटालिक कैरेक्टर, ये मैंने लिख दिया है। नाउ अब डेंसिटी पे आते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये रूल से हटता है। एक्चुअल में क्या है ना, जो डेंसिटी होता है ये मास बाय वॉल्यूम है। अब आप ऊपर से नीचे जाओगे, लिथियम से सीजियम की तरफ जाओ या बेरिलियम से बेरियम की तरफ जाओ, तो पंगा ये है कि उसमें मास भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, न्यूमरेटर भी बढ़े, डिनोमिनेटर भी बढ़े, तो हमारे लिए भाई गैस करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वो एक्सपेरिमेंटली पता किया जाता है। तो आ जाओ ग्रुप 1 में। सबसे पहले सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, इसमें ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है। ठीक है, कायदे से होना चाहिए था पोटेशियम को। यहाँ पे तो हम कहते हैं कोई एक्सेप्शन नहीं, एकदम सारे के सारे बढ़ रहे हैं ऊपर से नीचे। Li से ज़्यादा Na से ज़्यादा K होता, Rb होता, Cs होता, लेकिन बस एक पोटेशियम पे एक्सेप्शन आ जाएगा, ये कम हो जाता है। ठीक है, आप पूछोगे क्यों कम होता है, तो वही मैं बताऊँगा, यहाँ पे वॉल्यूम का डोमिनेंस ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इन सब में कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधी सी बात है, ऊपर से नीचे बढ़ता है, सिर्फ पोटेशियम कम हो जाएगा। और जो स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स हैं इनकी डेंसिटी वाटर से भी कम होती है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। LiNa लेस डेंसर देन वाटर। ओके, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में इसकी डेंसिटी कैल्शियम तक डिक्रीज होगी, उसके बाद इंक्रीज होगी। यही ट्रेंड याद रखो, ग्राफ के थ्रू 2 बार 3 बार देखोगे याद हो जाएगा। तो B से Ca तक कम, Ca का मिनिमम होता है डेंसिटी, और उसके बाद इंक्रीज होगा। वही मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 1 में कोई एक्सेप्शन नहीं, ऊपर से नीचे जाने पे कम होता जाएगा। ठीक है, वो सीधे मेटालिक बॉन्ड इसका स्ट्रांग होता है, छोटा साइज़ है तो छोटा साइज़ 2 छोटे छोटे एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड बने तो बहुत मजबूत होता है, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत पास आ जाते हैं। और जैसे जैसे लार्ज साइज़ होता है तो थोड़ा सा बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो लैटिस में बेटर वे में फिट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए यहाँ से यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो स्टोरी क्या है, एकदम सिंपल, कि ऊपर से नीचे जाने पे उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही। अगर Mg यहाँ पे मान लो, मन में मान लो, तो ये एकदम कम ही हो रहा है, बिल्कुल उसी की तरह। ठीक है, बस एक Mg में एक्सेप्शन आता है, Mg कुछ ज़्यादा ही कम हो जाता है। इसको कैल्शियम से ऊपर रहता तो नॉर्मल ट्रेंड ही फॉलो हो रहा होता, लेकिन ये थोड़ा सा कैल्शियम से नीचे आ जाता है, बाकी एकदम फिक्स है। तो एक सिर्फ Mg पे एक्सेप्शन आया कि वो थोड़ा नीचे चला गया, कैल्शियम से भी नीचे हो गया, और उसके बाद एकदम फिक्स ट्रेंड। ठीक है, तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक अब हमने और कवर कर ली। अब आते हैं नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ पे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, हर बार इसका बोलबाला रहा है। पहले तो नेचर ऑफ कंपाउंड, मैं इसकी बात कर रहा था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ कंपाउंड, देखो ये फजान से डिस्कस होता है, अभी मैं फजान्स नहीं बता रहा, ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। जब उस पर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो बेरिलियम की पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ पर द फजान्स। ठीक है, तो इसीलिए बेरिलियम के कंपाउंड कोवेलेंट होंगे। LiMg, ठीक है, इसकी इससे थोड़ी सी कम होती है, इसीलिए इसके कुछ कंपाउंड्स कोवेलेंट मिलेंगे, कुछ आयनिक भी मिलेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम आती है इसमें, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इस पर कोवेलेंट और आयनिक कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि आयनिक इसका कम ही होते हैं, ज़्यादातर कोवेलेंट होते हैं। इसके अलावा ये जो मिल रहा है ना, ये पूरे के पूरे आयनिक नेचर के ही होंगे और कुछ नहीं होगा। दिस विल बी ऑफ आयनिक नेचर, तो ये ध्यान में रखना है आपको, बस इसमें और कुछ नहीं। फ्लेम कलर, देखो फ्लेम कलर अगर आप रिवाइज करो तो सबसे पहले ये याद रखना, बी और Mg कोई फ्लेम कलर नहीं इसका, Mg का कोई फ्लेम कलर होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और उसके बाद आपको फ्लेम कलर कुछ कुछ के याद रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पोटेशियम बहुत बार पूछा जाता है, ये स्टार्टिंग के 3 तो याद रखो। ठीक है, वैसे सबका याद रख लो तो बहुत अच्छी बात। सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम वॉयलेट, और ये 3 तो बचा क्या भाई, 3 3 6, ये 2 ही बच गए। ठीक है, अब ये याद रखना है क्योंकि सिलेबस मेंशन कर रहा है तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, Li और Sr सेम कलर है, क्रिम्सन रेड, Na गोल्डन येलो, पोटेशियम वॉयलेट, ये ब्लू, कैल्शियम ब्रिक रेड, Sr क्रिम्सन रेड, एंड Ba एप्पल ग्रीन। तो ये 1 2 बार देखोगे तो याद हो जाता है। जनरली ये 2 तो एकदम टिप पे होना चाहिए आपके। ठीक है, और कैल्शियम और Sr का टिप पे होना चाहिए, 99% टाइम्स यही पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो ये तो एकदम याद होना चाहिए आपको। क्रिम्सन रेड, कैल्शियम ब्रिक रेड, ठीक है, ये दोनों रेड ही हो गए एक तरह से। सोडियम गोल्डन येलो और ये वॉयलेट। और ये तो कभी नहीं भूलोगे कि BMG का कोई फ्लेम कलर नहीं होता है। चलो नेक्स्ट आते हैं अगली दो कैरेक्टरिस्टिक पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, एक मेटल के ऊपर रेडिएशन हम इंसिडेंट कराते हैं, जैसे HNU मैंने इंसिडेंट कराया तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में ये बाहर आ रहा है, तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। यही होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ऐसा शो करने के लिए जो मेटल होना चाहिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होनी चाहिए, वेरी लेस आयनाइजेशन एनर्जी, तभी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, अदरवाइज ये शो नहीं कर पाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अभी हमने आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखा था, तो ये सबका आयनाइजेशन एनर्जी कम है। Li तो आपको पता ही है टॉप पे है बैठा हुआ, इस पूरे ग्रुप में टॉप पे Li है क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है। और ये जो ग्रुप 2 एलिमेंट हैं इनकी भी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। ठीक है भाई, Na के करस्पॉन्डिंग Mg का तो ज़्यादा ही होगा। आप कहोगे सर क्यों ज़्यादा होगा, मैं कहूँगा दो रीज़न है। पहले तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक, जैसे B का ही देख लो, तो ये 1s2 है, तो ये फुल्ली फिल्ड ऐसा है ना, इसे निकालना बहुत मुश्किल होगा। दूसरा चीज़, इसके प्रोटॉन्स भी ज़्यादा हैं। मान लो इसको कंपेयर करेंगे तो लिथियम से करेंगे, Mg को कंपेयर करेंगे तो सोडियम से करेंगे, तो सोडियम के कंपेयर में इसमें देख लो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ज़्यादा है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने के कारण। तो एक तो प्रोटॉन ज़्यादा है उससे ज़्यादा होना होगा, और ऊपर से फुल्ली फिल्ड और वाइटल है तो इसके कारण ज़्यादा होगा। तो मिला जुला के इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये पूरा का पूरा लिस्ट जो है ना, ग्रुप, ये शो नहीं कर पाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये कभी शो नहीं कर पाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब इसमें। तो ये सारे एलिमेंट्स नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये जो एलिमेंट है विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर देंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो तो अब आगे आते हैं रिड्यूसिंग पावर पे। तो देखो रिड्यूसिंग पावर, इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, हाउ टू डिफाइन द रिड्यूसिंग पावर। देखो रिड्यूसिंग पावर है, होता क्या है पहले ये मैं बताता हूँ। कोई भी मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है। यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव फॉर्म में है, और ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है और सामने वाले स्पीशीज़ को रिड्यूस करता है। तो इसका मतलब ये जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उतना ही ईजिली अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और सामने वाले को रिड्यूस करेगा। यानी जितनी ईजिली इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना, मतलब जितना कम इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा इसका रिड्यूसिंग पावर होगा। और अभी हमने देखा था कि ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है क्योंकि साइज़ बड़ा होता जा रहा है। तो इसीलिए ट्रेंड क्या होना चाहिए, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। देखो लिथियम से सीजियम की तरफ जा रहे हैं तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ता जाएगा, लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन आएगा लिथियम में, लिथियम टॉप पे पहुंच जाता है। याद रखना, लिथियम इज़ एट द टॉप ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। He जो मैंने लिखा है ना, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, अभी मैं हाइड्रेशन के बारे में भी बताऊँगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, क्या है अभी मैं आधा अधूरा बताऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं, हाइड्रेशन डिटेल में कवर करना है। तो हाई हाइड्रेशन एनर्जी के कारण ये टॉप पे पहुंच जाएगा, तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं BMgCa SrBa। ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कम होने के कारण रिड्यूसिंग पावर बढ़ता चला जा रहा है। तो बस आप इस चीज़ को ध्यान रखो, लो आयनाइजेशन एनर्जी हाई रिड्यूसिंग पावर, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है की कॉन्सेप्ट। तो बस दोनों प्रॉपर्टीज़ कवर हो गए। अब आ गए हाइड्रेशन, जो मैं कह रहा था ना हाइड्रेशन के बारे में। हाइड्रेशन, देखो हाइड्रेशन में क्या होता है, जैसे Na+ आयन को जब आप पानी में डालोगे तो वाटर मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से सराउंड करना शुरू कर देंगे। देख रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल का O पे डेल्टा माइनस है, वो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इसमें भी O पे डेल्टा नेगेटिव है, बॉन्ड बना रहा है, O पे डेल्टा नेगेटिव है, बॉन्ड बना रहा है, O पे डेल्टा नेगेटिव बॉन्ड बना रहा है, एंड लाइक दिस, ये बॉन्ड बनाता चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये R हाइड्रेटेड है, हाइड्रेशन एनर्जी है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, R हाइड्रेटेड मतलब हाइड्रेशन, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, दिस इज़ हाइड्रेशन। और जो आउटर मोस्ट लेयर, क्योंकि बहुत सारे लेयर हैं, जैसे ये वाटर भी फॉर्म कर रहा है, जितना ज़्यादा इसका इंटेंस पॉजिटिव हो उतना ही दूर तक लेयर बनेगा। अभी मैं बता रहा हूँ क्या होता है इंटेंस पॉजिटिव का मतलब। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर बना है सेंटर से, उसका जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ हाइड्रेशन। इसका मतलब जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ आएंगे उतना ही ज़्यादा R हाइड्रेटेड होगा, रेडियस ऑफ हाइड्रेशन होगा, और उतना ही इंटेंस इसका हाइड्रेशन होगा,
और जब भी हाइड्रेशन होता है ना तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज़ होगी। तो इसका सीधा सा मतलब है, अगर हाइड्रेशन का एक्सटेंट ज़्यादा है, हाइड्रेशन का एक्सटेंट अगर ज़्यादा है तो आप कहोगे ना कि इसका मतलब आर हाइड्रेटेड इसका ज़्यादा होगा, राइट। और इसका मतलब है उस केस में हाइड्रेशन एनर्जी भी, क्योंकि ज़्यादा हाइड्रेट होना मतलब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल का सराउंड करना, तो उसमें हाइड्रेशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, यही सारा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ कि फाइनली ये हाइड्रेशन का एक्सटेंट या आर हाइड्रेटेड कब ज़्यादा होगा, तो ये डिपेंड करता है इस आयन की चार्ज डेंसिटी पे। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज बाय वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, अब आप कहो सर मान लो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एक को चार्ज फेवर कर रहा है, दूसरे को वॉल्यूम फेवर कर रहा है। मान लो ऐसा हो सकता है ना कि एक स्पीशीज़ पे चार्ज ज़्यादा है और दूसरे स्पीशीज़ का वॉल्यूम कम है, तो उसके लिए मैंने बता दिया अगर क्लैश नहीं है तब तो कोई झंझट ही नहीं है। क्लैश अगर हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको चार्ज को देनी है, जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा, ठीक है, उसका हाइड्रेशन का एक्सटेंट ज़्यादा होगा, उसका हाइड्रेटेड रेडियस ज़्यादा होगा, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी उसको भर भर के मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और यहाँ मैंने लिख दिया अगर हाइड्रेटेड रेडियस ज़्यादा है, किसी की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो हाइड्रेटेड रेडियस ज़्यादा, इसका मतलब उसकी हाइड्रेशन ज़्यादा होगी, उसका मतलब उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। अब हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ तक तो सब समझ में आ गया। अब हाइड्रेशन ज़्यादा होने से एक चीज़ और आता है कि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे तो उसका साइज़ लार्ज हो जाएगा। अब साइज़ लार्ज हो गया तो उसको घूमने में दिक्कत होगी पानी में, क्योंकि जब भी वो घूमने लगेगा तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से टकराएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे बहुत बड़ी कार लेके आप ट्रैफिक में निकलो, आपको मूव करने में दिक्कत होगी। वही कोई एक छोटा सा बाइक लेके है, वो इधर उधर साइड से निकल जाता है, तो वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। तो जब लार्ज साइज़, हाई हाइड्रेशन के कारण साइज़ लार्ज होगा तो मोबिलिटी कम हो जाएगी, और मोबिलिटी कम होगी तो कंडक्टिविटी कम, क्योंकि कंडक्टिविटी यही होता है ना कि आयंस के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। अब आयन ही बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है तो कंडक्टिविटी भी बहुत कम होगी उसकी। तो इतनी प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं पहला एग्जांपल लिया। मान लो आपसे पूछा जाए Li+, Na+, K+, Rb+ एंड Cs+, इसका हाइड्रेटेड रेडियस एंड हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा। तो चार्ज डेंसिटी हम फाइंड करेंगे, तो आप कहोगे सर चार्ज तो सब पे सेम है। मैं कहूँगा हाँ ये बात सही है, सभी पे +1 है तो चार्ज से आंसर नहीं मिलेगा। फिर हम वॉल्यूम देखेंगे, तो लिथियम सबसे छोटा साइज़, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे साइज़ बढ़ता है, सबसे छोटा साइज़, तो डिनोमिनेटर छोटा होने के कारण इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो गया, इसीलिए इसका हाइड्रेटेड रेडियस एंड हाइड्रेशन एनर्जी दोनों ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जब इधर से इधर जाएंगे तो चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, इसीलिए हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेटेड रेडियस कम होता जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो देखो अगर एटॉमिक आयनिक रेडियस पूछा जाए तो ये सबसे छोटा, क्योंकि अभी हमने कहा ना Li+ ऊपर से नीचे जाने पर साइज़ बड़ा होता है, तो वो मैंने एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस के बारे में बोला। लेकिन जैसे इसको पानी में डिज़ोल्व करोगे तो अब एटॉमिक रेडियस तो इतना ही छोटा है ये, लेकिन अल्टीमेटली जब पानी में इसकी साइज़ की हम बात कर रहे हैं तो ये हाइड्रेट हो गया, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स में 8-10 लेयर बन जाएंगे, 6-7 लेयर तो ज़रूर बन जाएंगे। तो जब इसके सेंटर से उस आउटर लेयर का रेडियस मेज़र करोगे तो वो इस केस में सबसे लार्ज होगा। ऐसा नहीं समझना है कि लिथियम ही एक्सपैंड हो गया, नहीं, लिथियम के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल जो घेर रहे हैं ना, उसके कारण इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है। और CGM में सिर्फ हो सकता है 1 लेयर या 2 लेयर, ठीक है, इतने ही बने, ये सबसे छोटे साइज़ का होगा। तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक हम अगर मूव करेंगे, ठीक है, तो हाइड्रेटेड रेडियस कम होगा और हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। अब ये पानी के सराउंडिंग के कारण काफ़ी लार्ज हो गया, तो इसीलिए अगर इसकी आयनिक मोबिलिटी या कंडक्टिविटी की बात करें तो वो इसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑर्डर हो जाएगा कंडक्टिविटी का, सबसे छोटा साइज़ होने के कारण, पानी में हाइड्रेशन कम होने के कारण छोटा साइज़ है, इसीलिए कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा होगी। सेम चीज़ ग्रुप 2 में भी, यहाँ पे 2+ छूट गया। ठीक है, इधर से इधर हम जाएंगे तो हाइड्रेटेड रेडियस या हाइड्रेशन एनर्जी कम और आयनिक मोबिलिटी और कंडक्टिविटी इधर से इधर बढ़ेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा मेरे को समझाने में, बाकी एकदम सिंपल है। ठीक है, और ये बहुत सारे क्वेश्चन का इलाज है। चलो आगे बढ़ते हैं अब, बस ये लास्ट, ठीक है, ख़त्म। थर्मल स्टेबिलिटी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसमें देखो आयंस को 2 पार्ट में बांट दिया, एक है F-, O2 2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। आपको कैसे इसमें स्पेशल क्या है, मैं कहूँगा देखो इसमें सिर्फ एक एटम वाला ये एनायन है, ये एक एटम, ये एक एटम, एक एटम, इसी पे चार्ज है, एक एटम वाला एनायन है, तो ये छोटा एनायन माना जाता है। और ये सब पॉलीएटॉमिक, कोई पूछे कैसे ये बड़ा है तो आपको भाई कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3, टोटल 4 एटम है कार्बोनेट में,
तो 4 एटम का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही इसमें 5 एटम है, 4 ऑक्सीजन 1 सल्फ़र, ऐसे इसमें 4 हैं। ये सब पॉली एटॉमिक एनायंस है, काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। अब रूल कहता है जो जैसा है वैसे के साथ स्टेबल होगा, तो छोटा है तो छोटे के साथ स्टेबल होगा, बड़ा है तो बड़े के साथ स्टेबल होगा। अब यहाँ पे मैंने सारे आयंस लिख दिए ग्रुप 1 ग्रुप 2 के। अब आपको पता है ऊपर वाले स्मॉल होते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे साइज़ बढ़ता है ना, तो ये स्मॉल और नीचे वाले बिग। तो अब अगर इनकी बात करोगे तो ये छोटे हैं तो छोटे के साथ स्टेबल, ये देखो इसके साथ स्टेबल होगा, और इसके साथ लेस स्टेबल होगा बड़े वाले के साथ। और ये बड़े हैं तो छोटे वाले के साथ लेस स्टेबल होंगे, बड़े वाले के साथ मोर स्टेबल। ये स्टेबल जो है वो थर्मल स्टेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने बताया। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लो आपसे LIF, NAF, KF, RBF और CSF इनकी स्टेबिलिटी पूछ दे कि भाई इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, तो तुरंत आप देखो कि जो F है किसके साथ ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप कहोगे सर F तो छोटा है तो Li के साथ ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए Li के साथ मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा इसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। वहीं एक बड़ा एनायन ले लो, मान लो कार्बोनेट। अब कार्बोनेट Li2CO3, Na2CO3, K2, Rb and CS2CO3। अब इनमें थर्मल स्टेबिलिटी पूछा जाए तो आपको सर कार्बोनेट ये तो बड़े वाले के साथ ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए CgM के साथ ज़्यादा स्टेबल, और छोटे वाले के साथ कम स्टेबल। एकदम सिंपल। तो इस चीज़ को याद रखना, एकदम लॉजिकली सेट हो गया। नाउ नेक्स्ट आते हैं सॉलिबिलिटी इन वाटर। देखो इसके लिए कोई रूल नहीं है, इसलिए मैंने एक ट्रिक बना दिया, क्योंकि इसमें बहुत हौच-पौच सा है, ठीक है। कहीं आप देखो क्या, जो बड़े वाले एनायन से उनकी सॉलिबिलिटी नीचे डिक्रीज़ होती है, लेकिन ये देखो यहाँ पे भी बड़े वाले एनायन आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सीधा बताया कि ग्रुप 1 में क्या याद रखना है आपको। पहले तो याद रखना सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज डाउनवर्ड, अपर एरो इंक्रीजेज डाउन, और सॉलिबिलिटी डिक्रीजेज डाउन, अप डाउन। ऐसे याद रखो कि आप इधर वाले जो लिस्ट हैं इनकी सॉलिबिलिटी नीचे जाने पे बढ़ रही है, अप हो रही है, बढ़ रही है नीचे जाने पे, तो सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज डाउन, सॉलिबिलिटी डिक्रीजेज डाउन। इंक्रीजेज डाउन में छोटे एनायन तो आएंगे ही, F-OH- आएगा। देखो I-Br- Cl- को ये बड़े आयंस माने जाते हैं, तो छोटे आयंस है F-OH- सेकेंड पीरियड के एटम्स हैं, ये तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये बड़े वाले आयंस भी, इनकी भी सॉलिबिलिटी ऊपर से नीचे बढ़ती है, इसीलिए याद रखना है F-OH- कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट, इनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी डाउनवर्ड। बाकी जो हैं, ठीक है, परक्लोरेट, नाइट्रेट, I-, Cl-, Br-, सल्फेट, इन सब की सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी डाउनवर्ड। ग्रुप 2 में आ जाओ कि इनकी सॉलिबिलिटी डाउनवर्ड इंक्रीज होगी, ठीक है। F-OH- ये तो वही छोटे वाले हैं, उसके अलावा CrO4, Cr2O4 2 नेगेटिव। ओके, एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ है, जस्ट अ मिनट, ये मैंने गलत लिख दिया है, एक मिनट, ये काट देता हूँ इसको। ये ऑक्जेलेट है, C2O4 2 नेगेटिव, ये होता है, क्योंकि ये होता ही नहीं है लिस्ट में, ठीक है। ऑक्जेलेट है, वो बाई मिस्टेक मेरे से आ गया है, ठीक है। तो F-OH- एंड C2O4 2 नेगेटिव ऑक्जेलेट आयन, इनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज डाउनवर्ड, और किनकी सॉलिबिलिटी डिक्रीजेज डाउन, भाई जितने बच गए सारे बड़े वाले, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, थायोसल्फेट, दिस, ठीक है ना, ये सब, ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ETC, ये सब इसमें आ जाएगा इस लिस्ट में। तो इतना ही था, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सारा ओवर हो गया। तो आप लोग इसका खुद से बैठ के ना एक बार नोट ज़रूर बना लोगे, ये मेरी रिकमेंडेशन है। ये चीज़ एक बार में नहीं होता है, ठीक है। 3 पेज का है, बना के लिस्ट रख लो और टाइम टू टाइम देखते रहो। मैंने दिखा भी दिया था 3 पेज, देखो 3 पेज क्या 2.5 पेज, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2, और ये पेज नंबर 2.5, थोड़ा ही सा है, ठीक है। इसको एक बार बना लो, 2-3 मिनट लगेगा आपको रिवाइज़ करने में। ओके, बस इतना ही था इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।